तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में से जो यूनिट्स वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है और अभी मेजरमेंट वाला पार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट वाले पार्ट में हम लोग लिटरली क्या करेंगे, ये नहीं सीखेंगे कि चीजें मेजर कैसे करना है, ये सीखेंगे कि मेजरमेंट करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। हाँ ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे कि सर मेजरमेंट तो हमने किया हुआ है, हम स्केल से तो मापते ही है, लेकिन उसका क्या जब आपको यहाँ से लेकर प्लूटो तक का डिस्टेंस मापना हो, अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस। अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से स्पेस क्राफ्ट भेजोगे आप सीधा प्लूटो तक जाओगे फिर गिन के आओगे, ऐसा नहीं होता वहां पे, ठीक है। और यहाँ से सन का डिस्टेंस मापना है या आपको दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस मापना है, तो टेकिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल टू द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, या आपको किसी पेपर का थिकनेस मापना है, पेपर का थिकनेस जैसे अपने कागज नॉर्मल जो कागज है उसका थिकनेस, वो आप स्केल से नहीं माप सकते। तो ये सब हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि किस टाइप के स्केल से माप सकते हैं, कैसे मापना है, लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मापने, स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मापने, वो सारे कुछ इसी चैप्टर में होंगे डिस्टेंस के साथ, और उन सब डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर एक और चीज बताता हूँ, ये पूरा का पूरा जो मेजरमेंट वाला पार्ट है इट्स गोइंग टू बी मोर और लेस फैक्चुअल, फैक्ट्स के आधारित पर होगा ये, ठीक है। तो आपको मे भी ये लेक्चर जो भी है एक दो लेक्चर या तीन लेक्चर अगर चलते, तीन तो नहीं चलना चाहिए, दो में खत्म हो जाना चाहिए, तो जितना भी है शायद आपको बोरिंग लग सकता है ये, लेकिन ऑप्शन नहीं हमारे पास, आप वीडियो को पूरा देखो और ट्राई करो तो खत्म करने का। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि मोर और लेस फैक्ट्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हमें बेसिकली चार, वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं लेकिन चार ऐसी यूनिट्स है जिसको जो आप लोग नॉर्मली आप देखोगे फेस करोगे, ठीक है। पहला हो गया फर्मी मीटर। फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये आपका न्यूक्लियस का साइज होता है, किसी भी न्यूक्लियस का साइज इसी के रेंज में होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट हो गया आपका अंगस्ट्रॉम, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के ऊपर जीरो लगा के, ठीक है। फर्मी मीटर स्मॉल एफ स्मॉल एम फर्मी मीटर, तो अंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इसी रेंज में होता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियर साइज, आप जो बोलना है न्यूक्लियर साइज इसी रेंज में होता है। नेक्स्ट हो गया आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर जनरली लाइट की वेवलेंथ में होती है, लाइट की जो विजिबल लाइट है, जो लाइट हम लोग देखते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है उस रेंज में ये वाली आती है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड हैं। देखो भाई 10⁻⁻15 10⁻⁻14 का भी नाम है, 10⁻⁻13 का भी नाम है, -12 का भी नाम है, -11 का भी नाम है, लेकिन वो सबको उतना एप्लीकेशन नहीं, उतना हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम वही यूज करेंगे, हम देखो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं, जिसका जरूरत है वही हम याद रखेंगे। माइक्रोन या माइक्रोमीटर ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। आप लोग जनरली जब पॉलिथीन बैग खरीदने जाते हो तब आपने लिखा होगा वहां पे 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 80 माइक्रोन लिखा होगा। वो एक्चुअली आपका जो पॉलिथीन बैग है उसका थिकनेस बताता है। पॉलिथीन बैग देखा कितना पतला होता है, कितना मोटा होता है, वो थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको बोल रहा है कि पॉलिथीन बैग 40 माइक्रोन है, तो 40 माइक्रोन इसकी थिकनेस कितनी है, 40 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये उसकी थिकनेस है, 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, दैट इज द थिकनेस ऑफ दैट पॉलिथीन बैग, ठीक है। आप लोग ये सब लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपके सामने एक और टेबल है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस का। तो तीन तीन चीजें होती हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहला हो गया लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ये सबको पता ही होता है लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, इट्स ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। भले ही लास्ट में ईयर लगा है, इट्स ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सबको पता ही होता है ये चीज। तो वन लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट हो गया आपका वन लाइट ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना ले रही है, एक साल लगा रही है मूवमेंट करने के लिए लाइट, तो 3 × 10⁸, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25, ठीक है। इसलिए चार साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। आपको आई होप ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि 365 डेज नहीं होता, 365.25 होता है। तो ये 0.25 4 साल में जमा होकर एक दिन बनता है, उसको हम 366 डेज का लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, डिस्कशन अपने को क्या है, 365.25 इंटू 24 घंटे एक दिन में, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर इन 1 डे, नंबर ऑफ मिनट इन 1 आवर, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 मिनट, ठीक है। तो फाइनली हमने यूनिट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टोटल डिस्टेंस आया 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, दैट इज 1 लाइट ईयर, ठीक है। आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह सिमिलरली वी हैव लाइट मिनट एंड लाइट सेकंड। अब लाइट मिनट क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट, इसका यूज क्या है, अर्थ से सन का दूरी कितना है बेटा, 8 लाइट मिनट, 8 सबको पता है, 8 मिनट लगाता है लाइट सन से यहाँ पे आने में,
नेक्स्ट हो गया लाइट सेकंड। लाइट सेकंड क्या होता है, एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसका मैं एक अंदाजा देता हूँ, सन से लेकर सॉरी अर्थ से लेकर मून तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 लाइट सेकंड। अर्थ से, हमारी धरती से अगर आप टॉर्च मारोगे तो 1 सेकंड लगेगा उस लाइट को मून तक पहुंचने के लिए। तो उसी तरह ये सब चीजें यूज होती हैं। नेक्स्ट हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। हम सबको पता है, पता नहीं आप लोगों को पता है होगा कि नहीं, पता ही होगा, सबको पता होता है। ये अगर सन है तो अर्थ कुछ ऐसे ऑर्बिट में घूमता है, इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, सन और अर्थ का बीच का, अर्थ मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अर्थ का डिस्टेंस हर टाइम पे अलग अलग, थ्रू आउट द ईयर अलग अलग डिस्टेंस होता है कि नहीं। तो दिस इज द एवरेज मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 into 10^11 मीटर। ठीक है, एक लास्ट यूनिट है पार्सेक, जो कि हम आपको पैरेलैक्स पढ़ाने के बाद समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स, उसके बाद समझाऊंगा, आप लोग लिख लो इन चीजों को। हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं, पैरेलैक्स मेथड, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस बाय पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड क्या है, उसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। हालांकि मुझे ये सब चीजें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले बताओ अभी बताओ, एक ही बात है। आपने सोचा है जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर को तोड़ा जाए तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कुछ होता है क्या? हाँ, मिलीमीटर। मिलीमीटर, हालांकि मिलीमीटर से छोटा भी होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा भी होता है नैनोमीटर, फिर आंगस्ट्रॉन्ग, फिर फर्मीमीटर, और छोटा हम कितना भी छोटा यूनिट ले सकते हैं, हम हर बार और यूनिट को छोटा कर सकते हैं। तो कभी सोचा एंगल में क्यों नहीं होता? क्या हमने तो सर यही सुना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री, डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है? ना ही डिग्री से कोई बड़ा यूनिट सुना है, क्योंकि डिग्री तो वैसे भी 360 डिग्री में खत्म हो जाती है, 0 से लेकर 360 डिग्री में तो खत्म हो जाती है, लेकिन 0 और 1 डिग्री के बीच में कितने सारे एंगल है? इनफाइनाइट। सोच के देख, हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर 1 डिग्री के बीच में भी अगर हम जूम करेंगे तो इनफाइनाइट एंगल हमको मिल सकता है। तो 0 से लेकर 1 डिग्री जो छोटे छोटे एंगल होते हैं उनको मेजर करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिया गया। 1 डिग्री को 60 स्मॉल यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, और उन हर स्मॉल यूनिट को हम लोग कहेंगे मिनट ऑफ एन आर्क और आर्क मिनट। ठीक है बेटा, ये मिनट टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, इट्स एन यूनिट ऑफ एंगल। आप ऐसा देखो, सेंटर में कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। इनमें से मान लो आपने 1 डिग्री को लिया, हालांकि थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं मैं, उतना बड़ा 1 डिग्री होता नहीं, लेकिन मान लीजिए 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री को भी तो हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं ना। ऐसा मान ले 60 पार्ट्स में तोड़ा, तो हर एक पार्ट का जो एंगल होगा, हर एक पार्ट का जो एंगल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एन आर्क मिनट और मिनट ऑफ एन आर्क। और उस हर एक मिनट को हम और 60 भागों में तोड़ सकते हैं, और 60 टाइम्स में तोड़ सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेकंड ऑफ एन आर्क और आर्क सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑफ एन आर्क और आर्क सेकंड। इसको सिंपल रखा गया, मिनट से सेकंड कर दिया है, कोई सिंपल सी बात है। हालांकि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल दैट वी नो ऑफ, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल दैट वी नो ऑफ। तुमने देखा होगा कभी ऐसे दिखाते हैं मूवीज में, जैसे कि किसी हेलीकॉप्टर का सीन जा रहा है, तो नाम क्या है, ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं। तो लैटिट्यूड एक्चुअली एंगल में मेजर किया जाता है, तो एंगल ऐसा दिखाता है 54 डिग्री 32 मिनट 21 सेकेंड्स नॉर्थ, ऐसा कुछ लिखा रहता है, देखा होगा। इसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं। तो असलियत में क्या होता है, अर्थ के ऊपर एक मैप बिछा हुआ है, हालांकि मैं लैटिट्यूड आपको पूरी तरीके से बताऊंगा क्लास 12th में मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, उसमें हम समझाते हैं लैटिट्यूड। तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, इस पूरी चीज का मीनिंग क्या होता है। अभी के लिए बस जान के रखो, अर्थ के ऊपर हर एक पॉइंट का एक एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल अर्थ के सेंटर से मापते हैं, वो ऐसा इक्वेटर पता होगा, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री एंगल है, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री एंगल है। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक हर एक पॉइंट कुछ एक एंगल बना रहा होगा अर्थ के सेंटर के साथ, वही एंगल ही है। तो कितना हो गया? तो हम सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री लेंगे तो बेटा सिर्फ 90 पॉइंट ही मिल पाएगा अपने को, लेकिन सोच इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक क्या सिर्फ 90 पॉइंट है या हजार करोड़ों लाखों पॉइंट है बेटा, लाखों पॉइंट। तो हर पॉइंट का प्रिसाइज डेफिनेशन के लिए हमें एंगल के डिग्री को और छोटा करना पड़ेगा। तो डिग्री को छोटा करके हमने मिनट किया, मिनट को छोटा करके हमने क्या किया? सेकंड किया। कुछ जगह में तो सेकंड से भी छोटा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपको चीजें पता होनी चाहिए, इस चीज को आप लिख लो। इसके बाद हम पैरेलैक्स शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड समझाने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहूंगा, खुद करना है आपको ये एक्सपेरिमेंट। अपने अंगूठे को लो और अपने
अपने लाइक आंखों से इतना डिस्टेंस पे रखो, इतना डिस्टेंस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो, और पीछे आपके वाल होने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ऐसा लो, एक आंख को बंद करो, अंगूठे को फिक्स रखो, फिर आप नेक्स्ट क्या करो, दूसरे आंख को बंद रखो, देखना आपको लगेगा कि आपका अंगूठा मूव कर चुका है। एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं, देखो, अंगूठा को लाओ, एक आंख बंद करो, एक आंख से देखो, फिर बैकग्राउंड में ऑब्जर्व करो, आपको अपने अंगूठे का एक पोजीशन दिखेगा। नेक्स्ट क्या करो, इस आंख को बंद करो, दूसरे आंख से देखो, तब आपको दिखेगा अंगूठा मूव कर गया है। ये असलियत में क्यों होता है, सुनो, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये असलियत में क्यों होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो ये वाल है, ये पीछे वाल है, और ये तो आंखें हैं हमारी, ये तो आंखें हैं। ठीक है, मान लो ऊपर से कैमरा है बेटा, मत समझ ले, ये दोनों आंखें हैं और वो वाल है, तो मैंने ड्रॉ किया, ये दो आंखें, ये वाल है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मान ले यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो जब मैंने इस आंख को बंद किया, तो इस आंख का जो व्यू है ऐसा गया। तो हमने इसके बैकग्राउंड में ये वाला जगह देखा, यहाँ पे कुछ एक सीनरी थी, यहाँ पे मान लो कुछ एक सीनरी है, तो ये वाला पार्ट हमको दिखा सीनरी का, बॉडी के पीछे जो भी है अपने को समझ में आया कि ये वाल के इतने आगे, मतलब यहाँ पे है, वो समझ में आया अपने को। फिर हमने इस आंख को बंद किया, तो अब देख, अपने को लगेगा ना, देख इसका बैकग्राउंड मूव किया कि नहीं, बैकग्राउंड मूव किया कि नहीं, बैकग्राउंड मूव किया कि नहीं, लेकिन बैकग्राउंड तो वाल है, वाल कैसे मूव कर सकता है, तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये मूव कर गया है। समझ में आया कि नहीं, डाउट है कुछ तुमको? जब इससे देखोगे तो तुमको अलग बैकग्राउंड में दिखेगा, इससे देखोगे तो तुम्हें अलग बैकग्राउंड में दिखेगा, तो बैकग्राउंड चेंज हुआ ना उसका, तो हमें लगता है कि वो बॉडी ही मूव कर गई है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स, इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स। अब इमेजिन कर, मान ले ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये नजदीक ना होके बहुत दूर हो गया, ये नजदीक ना होके बहुत दूर हो गया, बहुत ज्यादा दूर, काफी दूर हो गया मान ले, जिसकी वजह से हमारी एक आंख ऐसे दिखता है, एक ऐसे ऐसे दिखता है, जो भी है। अब इसके बीच में मान ले एंगल एक थीटा आया, और थीटा बहुत ही छोटा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉइंट नजदीक होगा, तो थीटा बड़ा होगा, जब ये पॉइंट दूर जाएगा तो थीटा छोटे होता जाएगा। थीटा क्या होता जाएगा बेटा? छोटा होता जाएगा, थीटा छोटा होता जाएगा। मेरा कहने का ये मानना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये पॉइंट दूर होगा तो थीटा छोटा होगा, थीटा बहुत ही छोटा है। और हमें क्या निकालना है, देख, मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मैं अपने एक आंख बंद करके देखता हूँ, फिर दूसरी आंख बंद करके देखता हूँ, तो मुझे उन दोनों के बीच का एंगल का मैंने किसी एक तरीके से कैलकुलेट किया, मान ले मैंने उस एंगल को किसी एक तरीके से कैलकुलेट किया। अब मैंने जब इस एंगल को कैलकुलेट किया, और मुझे पता है कि मेरी आंखों की डिस्टेंस जो है, ये मान ले डी है, मेरी आंखों की डिस्टेंस डी है बेटा। हमें अपने दोनों आंखों की डिस्टेंस तो स्केल से ही माप सकते हैं, वो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान ले मेरी आंखों और इसके बीच में डिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक आपको एक एंगुलर सिस्टम मिल रहा है कि नहीं, एक आर्क मिल रहा है कि नहीं, दिस इज द आर्क, दिस इज द रेडियस, दिस इज द एंगल। तो क्या मैं बता सकता हूँ, एंगल इफ टेकन इन रेडियन, मत भूलना रेडियन में लेंगे, एंगल डिग्री में नहीं लेते, किस में लेंगे, रेडियन में। इफ टेकन इन रेडियन, इट कैन बी सेड डी बाई आर, डी बाई आर होगा कि नहीं। अब एक बार बता, आर इक्वल टू क्या आ गया, डी बाई थीटा। डी क्या है, हमारी आंखों का बीच का डिस्टेंस, तो डी अपने को पता है। थीटा क्या है, हमारी दोनों आंखें इसके उसमें कितना एंगल बना रही है, वो भी हम निकाल सकते हैं, अब जब हमने वो निकाल लिया, तो मुझे डी पता है, थीटा पता है, तो मुझे आर पता चल गया कि नहीं, कोई भी डाउट बेटा? इसे ही पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस बाय पैरेलैक्स मेथड, इससे लार्ज डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। कैसे लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं, समझने की कोशिश करो। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, मान ले तेरे को एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये धरती है, मान ले अर्थ है, ये मान ले अर्थ है, ठीक है, स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेलीस्कोप बिठाया, यहाँ पे भी एक टेलीस्कोप बिठाया, और दोनों टेलीस्कोप को सिंक्रोनाइज किया, ऐसे हम लाइक डिजिटल, उसमें इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिजिटल कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों टेलीस्कोप आपस में पैरेलल है कि नहीं वो देख पाते हैं। ये टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप के साथ पैरेलल होना चाहिए, मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप के साथ, थोड़ा इतना बड़ा टेलीस्कोप बेटा होता नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। मान लो ये दो बड़ा बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है। अब हमको बहुत दूर एक स्टार है, हमको ये स्टार कितना दूर है वो पता लगाना है। अब इसके लिए तो बेटा हम जा नहीं सकते स्टार तक, तो हमने क्या किया, दो टेलीस्कोप फिक्स किया। अब पहला टेलीस्कोप स्टार को ऑब्जर्व करेगा, दूसरा टेलीस्कोप स्टार को ऑब्जर्व करेगा,
अब मैं तुम लोग को एक चीज समझाना चाहूंगा अलग डायग्राम से। मान ली ये दो टेलीस्कोप है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये दो टेलीस्कोप है और स्टार थोड़ा नजदीक दिखा रहा हूँ ताकि हमको कर क्या रहे हैं वो समझ में आए। पहला टेलीस्कोप को अगर स्टार को देखना है तो क्या ये टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप ऐसा था, क्या ये एंगल θ1 से मूव करेगा? किस तरफ? राइट साइड में, मतलब नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा कि नहीं? नेक्स्ट, दूसरे, पहले ये टेलीस्कोप भी इस टेलीस्कोप से पैरेलल था। दूसरी बात, इस टेलीस्कोप को स्टार को देखना है तो क्या ये टेलीस्कोप एंगल θ2 मूव करेगा? क्या आपको डायग्राम में बेटा θ1 θ2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। ये कितना एंगल मूव किया? θ1। ये कितना एंगल मूव किया? θ2। समझ में आया? ये टेलीस्कोप पहले ऐसे था, स्टार को देखने के लिए थोड़ा मूव किया, कितना एंगल मूव किया? θ1। ये टेलीस्कोप ऐसा था, दोनों टेलीस्कोप पहले पैरेलल थे, स्टार को देखने के लिए कितना मूव किया ये बेटा? θ2 मूव किया। कितना किया? θ2। तो क्या मैं कह सकता हूं ये θ1 है तो ये भी θ1, ये θ2 है तो ये भी कितना हो गया? θ2। तो दोनों टेलीस्कोप स्टार के बीच में एंगल कितना बना रहे हैं? स्टार के बीच में एंगल कितना बना रहे हैं? θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी दो टेलीस्कोप, सिस्टम ऑफ टू टेलीस्कोप, किसी भी स्टार में कितना एंगल बना रहे हैं, किसी भी स्टार में वो कितना एंगल बना रहे हैं। ये मेथड होता है कैलकुलेट करने का। हालांकि ये मेथड आपकी किताबों में मेंशन नहीं है, ये मैं खुद की इंफॉर्मेशन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं मेंशन नहीं किया गया कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऐसे नहीं कि इन्होंने प्रोटेक्टर से मेजर किया, इनके पास अपना डिजिटल तरीका होता है मेजर करने का। हालांकि प्रिंसिपल यही है, अब एक चीज देखो, तो हमने अभी जो मेथड दिखाया उससे एंगल कैलकुलेट कर लिया, थीटा बहुत ही छोटा होगा थीटा। सिंस दोनों टेलीस्कोप अर्थ में है तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है d, और मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो मैंने बता दिया बेटा d/r, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। बट इन रेडियन मत भूलना, अगर डिग्री में आता है तो डिग्री से पहले उसको किस में कन्वर्ट करो बेटा? रेडियन में। समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ भी? ठीक है, तो d/r क्या हो गया आपका? थीटा। तो हम कह सकते हैं अपने को थीटा मालूम है, वो एंगल कितना बना रहा है हमने कैलकुलेट, टेलीस्कोप कितना एंगल मूव कर रहा है उससे पता लगा लिया। दूसरी बात, दोनों टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस मालूम है तो r इक्वल टू आ गया ना बेटा t/θ। बस हमने डिस्टेंस बिटवीन टू वो निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, समझना इस बात को, इस चीज को लिख लो पहले आप लोग। हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड में हम एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें? पैरेलैक्स मेथड में एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए देख, एक बात बता, अगर मान ले तेरा जो थीटा एंगल आ रहा है 0.00001 आ रहा है, अब देख मान ले तेरा जो कैलकुलेट मतलब जो एंगल मेजर कर रहा है वो कितना मेजर कर रहा है? 0.00001, इतना तक ही मान ले मेजर कर सकता है। मान ले 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद वो 5 डिग्री तक मेजर कर सकता है। मान ले आप हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5 डिग्री मेजर कर सकता है, इसके बाद मेजर नहीं कर सकता। मान ले ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिफेक्ट है, हम इससे छोटा एंगल मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास मीटर स्केल है, नॉर्मल आपके पास जो स्केल आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, क्या आप उससे पेपर का थिकनेस मेजर कर सकते हो? नहीं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है कि वो उससे छोटा वजन नहीं माप सकता। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जो वो जाते हो आप, मतलब पल्ला कहते हैं बंगाली में, मैं भी बंगाली हूँ, तो पल्ला कहते हैं बंगाली में, वो दो तरफ होता है ना, एक तरफ 1 kg रखता है, एक तरफ सब्जी डालता है, उस तरफ 1 kg के जगह आप बोलो उसको कि भैया आप मेरे को 1 ग्राम चावल उठा के दो, वो माप पाएगा? नहीं माप पाएगा। आपको अगर 1 ग्राम चावल चाहिए तो आप जाओ सुनार के पास, देखा है वो जो क्या कहते हैं उसको, गोल्डस्मिथ, उनके पास एक छोटा सा वो होता है, उसके पास 1 डिग्री 0.5 डिग्री वो सब माप सकता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशन होती है, हर इंस्ट्रूमेंट एक एंगल के बाद छोटा एंगल और नहीं माप सकता। तो हमने क्या किया, अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो हमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं? प्रॉब्लम होगी, हमारा इंस्ट्रूमेंट इससे छोटा एंगल नहीं माप सकता। तो मान ले तेरा जो असली एंगल है, असली एंगल मान ले इतना है 0.0001867 डिग्री, मान ले ये असली एंगल है, ये असली एंगल है। लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट 5 वैल्यू तक ही मेजर करता है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, तो बस इतना ही वैल्यू मेजर कर पाया ना बेटा, इतना ही वैल्यू मेजर कर पाया वो, तो बाकी वैल्यू तो मिस हो गई। तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा कि गलत? गलत आएगा।
गलत आएगा। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गलती को सुधारना मतलब क्या होता है, हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, तो एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हमने बोला या तो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले लो बेटा, या तो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले लो। अब बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मान लें नहीं है तो क्या करेंगे, एंगल बढ़ा देंगे। ये जो एंगल माप रहे हैं हम, क्यों इतना छोटा एंगल माप, मैंने बोला सर इतना छोटा एंगल हम माप ही नहीं सकते, हमारे पास दुनिया में ऐसा तो कोई मान लो आविष्कार ही नहीं किया था वैज्ञानिक लोगों ने कि इतना छोटा एंगल माप सके। तो उन्होंने बोला कि इतना छोटा एंगल मापने की जरूरत नहीं है, हम एंगल ही बड़ा कर देंगे। कैसे बड़ा करेंगे, देखो हमने बोला कि सर हम टेलीस्कोप यहां बिठा देते हैं, एक टेलीस्कोप यहाँ पे, दूसरा टेलीस्कोप यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे बस डायग्राम पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल उतना दूर नहीं बिठाते, वो थोड़ा दूर दूर बिठाते हैं, उतना दूर नहीं बिठाते, मैं बस डायग्राम पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। तो टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, आंसर क्या दोगे, टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, देखो अब टेलीस्कोप से खुद तेरे को समझ में आ जाएगा, अब टेलीस्कोप सेम स्टार में ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। लेकिन अब अपने को ये डी भी बढ़ा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो तो ले सकते हैं बेटा, उसमें क्या है, अर्थ का डायमीटर सबको पता है, और दो टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो निकाल ही सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, क्या ये बात समझ में आया? सिंपल सी चीजें, बिल्कुल कठिन चीज नहीं है। अब हमारा एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया तो जहां पे हमारा पहले 0.000187 आ रहा था, अब मान लो ऐसा आ गया 0.034 आ गया, कुछ एक आ गया 345692 डिग्री, मान ले जो भी है। तो एटलीस्ट 5 वैल्यू तक, 1 2 3 4 5, इस वैल्यू तक तो हम करेक्ट माप रहे हैं। तो आंसर सोच कितना ज्यादा करेक्ट आएगा, समझ में आया कि नहीं? तो हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेलीस्कोप मत लिखना बेटा, हर बार टेलीस्कोप नहीं लिखते, ठीक है। देखो इंक्रीज, हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, ईदर यूज ए बेटर इंस्ट्रूमेंट और इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज लिख लो, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, किताब में आपको उतना मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, ये जो एंगल थीटा है ना बेटा, इसको पैरेलक्स एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल, एंड इट हैज टू बी इन रेडियन। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, डिग्री में ले लोगे ना बेटा गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं? आपको क्वेश्चन में लेकिन डिग्री में दिया होगा, आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट, ठीक है बेटा, लिख लो इस चीज को। अच्छा, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए एक और तरीका होता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए एक और तरीका होता है, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका है वो। क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, अब मान ले ये अर्थ है और स्टार बहुत ही दूर है, स्टार बहुत दूर मतलब इतना दूर है कि मत समझ ले अभी तक का जितना जितना दूर, सबसे दूर वाला स्टार मापना है अपने को। तो सबसे दूर वाला स्टार मापना है तो कैसे मापेंगे बेटा, देख कैसे मापेंगे। बोला कि सर अगर हम नॉर्थ पोल में भी एक टेलीस्कोप लगा ले, साउथ पोल में भी एक टेलीस्कोप लगा ले, तब भी दोनों जो मिल रहा है बहुत छोटा एंगल क्रिएट कर रहा है, हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते सर, हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन है? तो साइंटिस्टों ने बोला ठीक है, जब अर्थ ही आपका छोटा पड़ रहा है, अर्थ ही छोटा पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम एक और तरीका लगाते हैं। हमने बोला कि ये मान लो सन है, ये मान लो सन है, हालांकि सन इससे भी बहुत बड़ा होता है अर्थ के रेशियो में, लेकिन मैं अभी के लिए बना रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि आप दो टेलीस्कोप नहीं, आप एक ही टेलीस्कोप लो, आप एक ही टेलीस्कोप लो। अर्थ 6 महीने के बाद सन का आधा रिवोल्यूशन काटेगा, बाकी 6 महीने में यहां पे आएगा। तो 6 महीने पहले आप एक एंगल का ऑब्जर्वेशन लो, 6 महीने पहले आप एक एंगल का ऑब्जर्वेशन लो, और 6 महीने बाद आप एंगल का ऑब्जर्वेशन लो, 6 महीने बाद आप एंगल का ऑब्जर्वेशन लो। तो खुद एक बात बता, अब जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी हम अब जो हमारा आर्क बन रहा है, वो ये वाला आर्क बन रहा है कि नहीं, ये वाला आर्क बन रहा है कि नहीं, और ये वाला हमारा क्या बन रहा है, एंगल। दिस इज आवर पैरेलक्स एंगल नाउ। अब हमारा एंगल भी बड़ा हो गया, देख एक्यूरेसी और बढ़ गई। अब एक और चीज सोच, एक और चीज सोच, मैं एक और बता देता हूं। जब हम अर्थ को सन के इस तरफ से इस तरफ लाते हैं, ये कब लाते हैं, बहुत ज्यादा दूर होने पे स्टार को, बहुत ज्यादा दूर होने पे स्टार को। अब ऐसा नहीं कि आप इस एंगल को बढ़ा के 10 डिग्री 5 डिग्री कर दो, 10 डिग्री 15 डिग्री कर दो बेटा, 10-15 डिग्री में 10-15 डिग्री में 10-15 डिग्री में वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है, देखो नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होती वो आपका, नहीं ठीक है प्रॉब्लम नहीं होती 10-15 डिग्री में। अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक आती है, मैं बताता हूँ। असलियत में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, असलियत में हम क्या मापते हैं, असलियत में क्या मापते हैं, इधर देखो, हम आर्क मापते हैं, आर्क आर्क मापते हैं। जब एंगल बड़ा होगा, मान ले 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तब ये आर्क लेंथ मापेंगे हम, जो कि कर्व लेंथ होती है। क्या होती है वो, कर्व लेंथ। लेकिन अब एंगल बड़ा लगेगा तो आपको पूरा कर्व लेंथ मापना पड़ेगा डिवाइडेड बाय रेडियस।
ये रेडियस होता है, ये आर्क होती है, आर्क बाय रेडियस। तब 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट जब करोगे, 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने से कितना होता है बेटा, π/6 करा चुका हूँ। तब s/r इक्वल टू π/6 होती है। लेकिन ये s क्या है, कर्व। लेकिन एंगल जब बहुत छोटा है, एंगल जब बहुत ही छोटा है, एंगल जब बहुत ही छोटा है, एंगल जब बहुत छोटा है, तब क्या कर्व और क्या फ्लैट, बता चुका हूं ऑलरेडी। याद है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंगल्स में जब पढ़ाया था पहले, जब एंगल बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, 1 डिग्री 2 डिग्री, मैंने बताया था जब एंगल बहुत छोटा होता है तब हमारा जो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा वो तब कराया था कि नहीं। तब वो क्या हो जाएगा, सिंपली ये s की r इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/r। तब ये फ्लैट रहे या कर्व रहे, सिंस ये एंगल बहुत छोटा है तो लगभग फ्लैट और लगभग कर्व दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। सोच के देख, लगभग फ्लैट और लगभग कर्व दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन अगर एंगल बड़ा है तो अगर एंगल बड़ा है तो कर्व और फ्लैट दोनों में अंतर आता है। समझ में आया कि नहीं, दोनों में अंतर आता है। ठीक है, अब बोलोगे अंतर से क्या प्रॉब्लम है, बेटा देखो अंतर से प्रॉब्लम ये है, अपने को क्या है, एक बार बता, अगर ये एंगल बड़ा है तो हमें कर्व लेंथ मापनी पड़ेगी ना भाई। कर्व लेंथ कैसे मापेंगे, हम सिंपली माप सकते हैं डायमीटर, सिंपली ये लेंथ माप सकते हैं। यानी कि हम कौन सा माप रहे हैं, स्ट्रेट लाइन माप रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन यूज करने के लिए हमें एंगल छोटा होना पड़ता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन यूज करने के लिए हमें एंगल छोटा होना पड़ता है कि नहीं। तो हम क्या चाहेंगे, ये एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो। इन शॉर्ट आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो। चलो अब आप बोलोगे कि सर ये तो थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन ये लेंथ क्या है, अच्छे से देख, ये वाली लेंथ क्या थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी लिखाया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो ये क्या हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आया कि नहीं। तो हमारा आर क्या हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये किसके लिए, बहुत ही बड़े स्टार के लिए। ठीक है, आप लोग ये सब चीज नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं सम्स कराता हूँ कुछ एक। स्टूडेंट सम्स में जाने से पहले हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने आपके सामने एक चार्ट दे दिया है, खुद समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले रेडियन में सब कुछ आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट या 1 आर्क मिनट बोलो आपकी मर्जी, 1 सेकंड बोलो 1 आर्क सेकंड बोलो आपकी मर्जी, मैं मिनट और सेकंड डायरेक्टली बोलता हूँ, इंटू रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होता है बेटा, π/180 रेडियन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे दोबारा रिवाइंड करा देते हैं, याद है कि नहीं, बताया था आपको कि ये 180 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम कितना बोलते हैं बेटा, पाई रेडियन। बताया था कि नहीं। तो आपका 180 डिग्री अगर आपका पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री कितना हो गया, π/180 रेडियन। ये आपका यूनिटरी मेथड हो गया। तो π/180, पाई कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 180 डिग्री हो गया, सॉरी 180 हो गया, डिवाइड कर लो, ये वैल्यू आती है आपकी रेडियन में। तो 1 डिग्री इतना रेडियन, 1 मिनट कितना हो गया, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। हमको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री बाई 60 मिनट, 1 डिग्री बाई 60। समझ में आ रहा है। तो डिवाइड बाई 60 करो, आपको वैल्यू आ गई। 1 सेकंड क्या होगा, 1 मिनट बाई 60 कैसे देखो, 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड इक्वल टू 1 बाई 60 आर्क मिनट। बेटा ये बेसिक आपका वो है, क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। तो 1 मिनट की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से 2.91 10 पावर माइनस 4, 2.91 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 60, आपकी वैल्यू आ गई 4.85 10 पावर माइनस 6 रेडियन। ये सारी वैल्यूज आप याद करो एग्जाम में कैलकुलेट करो, आपके ऊपर है। मैं बोलता हूँ कि आप मिनट वाला याद ही कर सकते हो, मिनट वाला एटलीस्ट याद कर लो, मैं तीनों याद कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो लिख लो आप लोग अब तक। तो चलो स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं ताकि हम और अच्छे समझ पाए। मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अर्थ। ये मान लो अर्थ है, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, डायमेट्रिकली 2 ऑपोजिट पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया गया। द एंगल सबटेंड इज फाउंड टू बी 1 डिग्री 54 मिनट। यानी ये मान लो मून है, ये एंगल कितना मिला बेटा, 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 1 डिग्री 54 मिनट। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.27, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का। बेटा देखो पैरेलक्स में ना ज्यादा कठिन सवाल नहीं होते, सिंपल सवाल होते हैं, एकदम सिंपल, क्योंकि बेटा सिंपल सा इक्वेशन है, थीटा इक्वल टू डी बाई आर। अब क्या कठिन दे देगा इसमें, कुछ है ही नहीं करने का। ये आपका डी हो गया, डायमीटर दिया हुआ है, हमें आर निकालना है। अब सबसे कठिन पार्ट इसका ये होता है कि हमें जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है बेटा, 1 डिग्री 54
मिनट, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। हमको पता है 1 डिग्री कितना रेडियन होता है बेटा, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ये वैल्यू मैंने याद नहीं रखी है, मैंने वहां पे लिख के रखा है, वही से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं साइड में एक और बोर्ड है, वहां पे मैंने लिख के रखा है ये वाला वैल्यू, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू बेटा याद ऑब्वियस सी बात नहीं हो सकती, ठीक है। प्लस नेक्स्ट 54 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, 54 मिनट यानी कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है बेटा, 1 मिनट में होता है आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। 1 मिनट में आपका इतना रेडियन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। यह हमारा टोटल एंगल आ गया रेडियन में। अब एक और चीज, बहुत बच्चों को देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। दिमाग लगाने का मैं एक और तरीका बताता हूँ कैसे करोगे, ठीक है। ये चीज वाले लिख लो आप लोग, मैं बता देता हूँ। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो 1 डिग्री 54 मिनट, अच्छा 1 डिग्री दिस कैन बी रिटन एज 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। बेटा 1 डिग्री कितना कितना मिनट होता है, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट कितना हो गया बेटा, 114 मिनट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 114 मिनट हो गया। तो 114 यानी कि हमारा जो एंगल असलियत में कितना है, 114 मिनट है। तो 114 मिनट हम सिंपली याद कर सकते हैं, देखो तो थीटा हो गया आपका 114 मिनट इंटू 1 मिनट कितना रेडियन होता है, 1 मिनट रेडियन होता है बेटा आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, आपको जैसे निकालना है निकाल सकते हो, टोटली आपका डिसीजन है बेटा, ठीक है। अपने को रिजल्ट आंसर मतलब है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, हमारा आंसर आ चुका है 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन इक्वल टू डी। डी अपने को पता है डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई मीटर डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू है, मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको वैल्यू दे देता हूँ, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। अब बेटा कैलकुलेशन, इसमें दिमाग लगाना कुछ नहीं, ये मत बोलो कि सर आप कैलकुलेशन करना भी सिखाओ इसमें। इसमें मैं क्या कैलकुलेशन कर दूंगा बेटा, ये खतरनाक सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आपको आई होप समझ में आ गई होगी, लिख लो इस सवाल को। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको लाइट ईयर समझाया था, फिर आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझाया था, और बोला था एक पार्सेक लिखा था वहां पे, वो बोला था बाद में समझाऊंगा। तो वो पार्सेक यही पे है। पार्सेक ऐसा सिंपली देखो डेफिनेशन है, मैं सिंपली बता देता हूँ। जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क दूर किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड एंगल बना रहा होगा, तो वो पॉइंट कितना दूर होगा उस आर्क से, उसी को ही 1 पार्सेक बोलते हैं। समझ में, इसको ऐसे डिफाइन किया गया। तो ये क्या है, 1 पार्सेक। तो हम कह सकते हैं डी बाई आर इक्वल टू एंगल, डी बाई आर इक्वल टू एंगल। एंगल कितना है, 1 मिनट, अच्छा आर इक्वल टू डी बाई थीटा। डी क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैलकुलेट कर लो, 1.496 10⁻11, ये तो लिखा ही था पहले। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। थीटा क्या है, 1 मिनट, अच्छा सॉरी 1 सेकंड। 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। डिवाइड कर लो, ये इतना मीटर आता है, इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3.26 लाइट ईयर। ये 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा है, लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है, ठीक है बेटा। तो ये लिख लो, कुछ नहीं है, बस ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे और कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं सबका। आपको डाटा भी याद रखने की जरूरत है नहीं, उतनी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगला थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ अर्थ, सॉरी डायमीटर ऑफ सन, क्या लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर निकालना बोला है। देखो बच्चों, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है। पहला एक टर्म है आपका एंगुलर डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर डायमीटर इज एन एंगल। व्हाट काइंड ऑफ एंगल, जब हम, ये मान लो सन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो ये सन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो एंगुलर डायमीटर मतलब इसका डायमीटर मेरे आंखों में कुछ एक एंगल क्रिएट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, एंगुलर डायमीटर मतलब एक बहुत बड़ी सर्कुलर चीज है, स्फेरिकल चीज है, वो मेरे आंखों में कुछ एक एंगल क्रिएट कर रहा है, समझ सकते हो, ऐसा मेरे आंखों में कुछ एक एंगल क्रिएट कर रहा होगा, उसी एंगल को एंगुलर डायमीटर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अर्थ है, अर्थ में मान लो कि आदमी खड़ा है, तो उसकी आंखों में कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, सन का कितना क्रिएट हो रहा है, 1920 मिनट। कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा इक्वल टू
1920 मिनट। इसका काम आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये आपको मैं खुद करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। बोला है फाइंड डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर निकालना बोला, ये सन का डायमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.49, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है 1.496 इंटू 10^11 मीटर, 1.496 इंटू 10^11 मीटर डिस्टेंस है। तो लगा दे बेटा, डी बाई आर इक्वल टू थीटा, डी अपने को निकालना है, डी अपने को निकालना है, आर दिया हुआ है 1.496 इंटू 10^11 मीटर, और थीटा आपका यहां से आप कैलकुलेट कर लो रेडियन में, आ गया आपका जवाब। फिर फॉर्मूला पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करा के मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, खुद कर सकते हो आप लोग ये वाला सवाल। हाँ तो बच्चों, जो अभी हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत छोटे डिस्टेंस। हमने बड़े डिस्टेंस मापना सीख लिया, अब हम छोटे डिस्टेंस को मापना सीखेंगे। छोटे डिस्टेंस क्या होते हैं, देखो, मॉलिक्यूलर साइज, वो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज हम लोग 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा मॉलिक्यूलर साइज हम मापेंगे अभी। खैर मैं आप लोगों को थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लैब में, हमारे जो फिजिक्स लैब है उसमें हम 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर तक का डिस्टेंस हम मापेंगे हमारे फिजिक्स लैब में। वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्पैरोमीटर, जो आपके सिलेबस में भी है और हम उससे मेजर करके आपको दिखाएंगे भी। लेकिन अभी हम थियोरेटिकली एक मेथड देखेंगे जिसमें हम 10⁻⁹ मीटर तक हम मापेंगे, ठीक है। तो वो मेथड क्या है तो समझने की कोशिश करना। इस हमारे सिलेबस में बस एक ही मेथड है, वो है ओलिक एसिड मेथड, OLEAC, स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं, यही होगा ओलिक। तो ओलिक एसिड मेथड में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H34O2। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH होगा। हाँ बेटा, COOH होता है, वो इसको मैंने हटा के लिखा है, मतलब शॉर्ट में लिख दिया, मेरे को केमिस्ट्री उतनी आती नहीं है, ठीक है। तो खैर मतलब नहीं उस चीज से, ये बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज 10⁻⁹ में आता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, देख सकते हो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम इसका अब ये है, इसका जो चेन होता है, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि पहली बात इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बड़ा है लेकिन डेंसिटी बहुत कम है, तो पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा। पहला चीज ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। दूसरी बात कि ये एक लेयर बनाता है, मतलब पानी के ऊपर जैसे होता है ना, अगर आप बहुत ही कम अमाउंट डालोगे तो लगभग ये एक ही लेयर बनाएगा। जनरली हम कुछ डालते हैं तो बहुत सारी लेयर बन जाती है, लेकिन आप अगर बहुत कम अमाउंट डालो तो ये एक ही लेयर बनाते हैं, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। बहुत ज्यादा कम अमाउंट डालोगे तो ये फैल जाता है और फैल के एक ही लेयर बनाता है, वन लेयर। समझ में, मतलब वन लेयर मतलब एक लेयर की बात है, मतलब उस लेयर में एक ही मॉलिक्यूल होगा, उस लेयर के नीचे एक और मॉलिक्यूल, ऐसे सिस्टम ओलिक एसिड में नहीं होता। आप अगर बहुत कम अमाउंट डालोगे तो वो फैल जाता है और एक ही लेयर बनाता है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है बेटा। इस चीज को दिमाग में रखना, और ये चीजें आगे हमें काम भी आएंगी। चलो इसको मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए पहले हमें बहुत ही कम अमाउंट पानी में डालना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ एक लेयर बनाए, ताकि हम मेजर कर सकें। लेकिन बहुत ही कम अमाउंट आप सिंपली क्या कहते हैं, उंगली से उठा के या किसी चीज से उठा के नहीं डाल सकते, हमको मेजर करके डालना पड़ेगा और बहुत ही कम अमाउंट डालना पड़ेगा। तो उसको डालने का तरीका क्या है, वो तरीका थोड़ा केमिस्ट्री वाला है, समझने की कोशिश करना। मान लो ये हमारे पास सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास एक और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है। थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करना, बढ़िया चीज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, स्टेप बाय स्टेप सुनना, सारा का सारा नोट्स आपको, मतलब ये सारा का सारा चीज लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा मेरे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मैंने इसमें डाली, केमिस्ट्री है बेटा, समझने की कोशिश करना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मैंने इसमें डाली, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अब इसमें डालकर मैंने अच्छे से स्टीर कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, नाउ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैज 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं। 20 सेंटीमीटर क्यूब, अब अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हमारे पास ओलिक एसिड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आया। दूसरा बात, अब मैंने क्या किया, इससे और 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर उठाया। मिक्सचर मतलब क्या, इसको अच्छे से स्थिर करने के बाद यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब और उठाया, तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे जो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया, अच्छे से सुनना, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है 1/,
20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। सुनना अच्छे से, इस सॉल्यूशन में पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, जब इसको अच्छे से स्टिर किया तो सब कुछ खुल गया। जितना एक बूंद ओलिक एसिड डाली थी, उस एक बूंद पूरी तरह से मिक्स हो गई। तो जब मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर उठाया तो मेरा ओलिक एसिड कितना उठेगा? एक बूंद में सारा का सारा ओलिक एसिड तो होगा नहीं, उसमें कितना हिस्सा ओलिक एसिड का होगा? 1/20 हिस्सा ओलिक एसिड का होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? अब इस बूंद को जब मैंने इसमें डाला, इसमें डालने के बाद अच्छे से स्टिर कर दिया, इसमें डालने के बाद मैंने क्या कर दिया? अच्छे से स्टिर। अब तो एक बात बता, जब मैंने एक बूंद इसमें डाली तो हमारे पास टोटल ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जब ट्रांसफर हुआ तो कितना ओलिक एसिड ट्रांसफर हुआ? कितना ओलिक एसिड ट्रांसफर हुआ? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ट्रांसफर हुआ। हमने जब 1 सेंटीमीटर क्यूब ट्रांसफर किया तो असलियत में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब तो मिक्सचर ट्रांसफर हुआ। ओलिक एसिड कितना ट्रांसफर हुआ? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड को ट्रांसफर्ड। 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड को ट्रांसफर्ड। तो फाइनली हमारे पास जो मिक्सचर बना है, फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो मिक्सचर बना है, हम कह सकते हैं कि नहीं, फाइनली 20 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल, या मिक्सचर आप जो बोलना है बोलो, एल्कोहल होगा, सॉल्यूशन ही रहने देगा, सॉल्यूशन ही रहने, कंफ्यूज नहीं करते हैं। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैज 1/20 ओलिक एसिड। सुनना अच्छे से, ये फाइनल है, ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर। ठीक है, सुनो अच्छे से, मैं दोबारा बता रहा हूं। हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड यहाँ पे डाला, तो 1 सेंटीमीटर के जब ओलिक एसिड यहाँ पे डाला तो 20 सेंटीमीटर के साथ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के साथ मिल गया ये। तो फाइनली हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना होगा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाकर डाला, इसका मतलब मैंने कितना ओलिक एसिड डाला? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो फाइनली 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड कितने में है सॉल्यूशन में? 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में इतना ओलिक एसिड है। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को मिटा देते हैं। तो पहला कंटेनर का काम हमारा खत्म हो चुका है, पहला कंटेनर का काम हमारा खत्म हो चुका है। हमारे इस कंटेनर में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, कितने में? 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं, इस सॉल्यूशन से अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब मैं एक और बूंद यहां से उठाऊंगा, अच्छे से मिक्स करके, अब एक बूंद उठाया तो एक बूंद में कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आएगा। उसमें ओलिक एसिड कितना होगा? क्या इतना ही ओलिक एसिड होगा? नहीं, इतना तो पूरे मिक्सचर में मिक्स्ड है, पूरे सॉल्यूशन में मिक्स्ड है। तो जब मैं एक बूंद उठाऊंगा तो और कम ओलिक एसिड आएगा, और वो कितना आएगा? कितना आएगा? 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूं। देखो फाइनली हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, उसमें 1/20 ओलिक एसिड है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में जब 1/20 ओलिक एसिड है तो 1 सेंटीमीटर में क्यूब में कितना होगा? डिवाइड बाय 20 मारना, 1/20 into 20 ओलिक एसिड। यानी कि फाइनली 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हमारा कितना है? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। पहला वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बढ़िया था, केमिस्ट्री में भी बढ़िया है, वो बढ़िया टॉपिक केमिस्ट्री में आगे आपको ऐसा मिलेगा, तो आई होप आप लोग को समझ में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, मतलब वो जो हमारे पास सोल्यूशन था, उसमें हमने कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था। ये हम दिखा चुके थे। अब मान लो मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन से वो जो होता है ना आई ड्रॉप वाला चीज, उससे मैंने कुछ n ड्रॉप्स निकाले, मतलब उससे लिया मैंने, अब पानी के सरफेस में मान लो n ड्रॉप्स गिराए। कितना ड्रॉप गिराए? n ड्रॉप। सपोज वी टेक n ड्रॉप्स फ्रॉम दैट सोल्यूशन, वो जो मिक्सचर था उससे मैंने n ड्रॉप्स निकाले, और ईच ऑफ वॉल्यूम पी, हर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है पी। मान लो मैंने 5 ड्रॉप गिराया, पानी, ये पानी का सरफेस है, ये वाटर है, ये वाटर है, पानी में मैंने 5 ड्रॉप गिराया, तो ये मान लो एक ऐसा फिल्म मिल से बना दिया। 5 ड्रॉप गिराया, तो 5 ड्रॉप गिराया तो मेरा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, यानी कि n इंटू वी। देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? n इंटू वी। समझ में आया? अब हमको पता है
जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर का लेते हैं तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड आता है उसके साथ। तो मैं अगर NB सेंटीमीटर क्यूब लूंगा, अगर मैं NB सेंटीमीटर क्यूब लूंगा तो कितना ओलिक एसिड आएगा? NB/400 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इतना वॉल्यूम ऑफ क्या है? ओलिक एसिड आ गया है यहाँ पे आ गया है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ओलिक एसिड है कि मिक्सचर? यहाँ पे हमने मिक्सचर ड्रॉप किया है। उस मिक्सचर में इतना ओलिक एसिड है, उस मिक्सचर में इतना ओलिक एसिड है। अब हमने क्या किया? अब सबको पता है अल्कोहल हैज ए वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ वेपराइजिंग। तो धीरे धीरे अल्कोहल क्या होता है? वेपराइज होता है और धीरे धीरे सारा अल्कोहल वेपराइज हो जाता है और सिर्फ पीछे क्या बचता है? ओलिक एसिड। और ओलिक एसिड की बहुत पतली एक लेयर बनती है। ओलिक एसिड की बहुत छोटी एक लेयर बनती है। मैं डायग्राम से बहुत बड़ा बना रहा हूँ। एक बहुत ही छोटी एक लेयर बनती है और वो पतली लेयर होती है। क्या होती है? पतली लेयर। एक मोनोलेयर बनती है, उसको मोनोलेयर कहते हैं। यानी कि वो लेयर एक ही एटॉमिक, एक मॉलिक्यूलर साइज की होती है। यानी 5-6 मॉलिक्यूल, एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब हमारे पास कितना ओलिक एसिड बचा? सारा अल्कोहल तोड़ गया। कितना ओलिक एसिड बचा? इतना वॉल्यूम बचा। आप लोग लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूं। अब मेरे पास इतना वॉल्यूम बचा। अब हमने क्या किया? यूजिंग ग्राफ पेपर और किसी और मीन्स से हमने इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमको पता है एरिया इनटू इसका कुछ एक थिकनेस होगा ना, खुद इमेजिन कर। आई होप डायग्राम में आ रहा होगा। इसका कुछ एक थिकनेस होगा, एरिया इनटू थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना है बेटा? NB/400। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थिकनेस कितना आ गया? NB/A इंटू 400 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था और एरिया भी हमने किसमें लिया है? हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया है। तो थिकनेस कितना आ गया? NB/A इंटू 400 सेंटीमीटर। ये है इसका डायग्राम। अब एक चीज सुनो, N क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A क्या है? इसका एरिया, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी इजीली हमने एक लेयर का थिकनेस कैलकुलेट कर लिया। अब एक लेयर का थिकनेस कैलकुलेट किया, हमको पता है ओलिक एसिड कितना लेयर बनाता है? मोनोलेयर बनाता है। यानी हमने मॉलिक्यूलर थिकनेस कैलकुलेट किया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया मेथड है मॉलिक्यूलर थिकनेस कैलकुलेट करने का। हालांकि इस मेथड में बहुत सारी एरर होते हैं और ये मेथड उतना यूज में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ये वाला आप नोट से देख सकते हो, लिख लो इस चीज को।